हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं यूथ की जो ये बुक है उसके प्रैक्टिस सेट की क्लास, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे आप अपनी तैयारी जान पाएंगे और इस बुक में जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं दोस्तों उसको भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि आप हर क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, ये जो इंकाउन राउंड वाली बुक है इसमें इंकाउन प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन आपको इस सेट में कवर किए जाएंगे। वीडियो ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए मेहनत करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेते आए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंदाज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो दोस्तों, किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, स्मॉग। स्मॉग का अर्थ है कि कोहरा जो है धुएं से मिलकर क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। दोस्तों, जब कोहरे में धुआं CO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे धूम्र कोहरा, स्मॉग या काला कोहरा हम कहते हैं। यह अत्यंत जहरीला एवं कैसा होता है? जानलेवा होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग बराबर डैश होता है। दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है संवेग। दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? दोस्तों, पहली सोशल मीडिया साइट जो है ना, ये थी 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज जो है ये पहली सोशल मीडिया साइट थी। 6 डिग्रीज पहला ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्क साइट था, जिसकी स्थापना एंड्रयू वेनरिच ने 1997 में की थी। यह उपयोग गतियों को एक डेटाबेस के भीतर एक प्रोफाइल बनाकर उनको वास्तविक दुनिया के अन्य संपर्कों से जुड़ने की क्या देता है? अनुमति देता था। ये क्या करता था? यह उपयोगकर्ताओं को एक डेटाबेस के भीतर एक प्रोफाइल बनाकर उनको वास्तविक दुनिया के अन्य संपर्कों से जुड़ने की अनुमति देता था। कौन सा? 6 डिग्रीज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है। दोस्तों, स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा जो है ना, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा बदलती रहती है मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। दोस्तों, बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा को बदलते रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुड़ी हुई रेखा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP 46 2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जाती है। दोस्तों, SP 46 2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी जो है ना, ये रखी जाती है 0.7 mm। कितनी रखी जाती है? 0.7 mm रखी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। दोस्तों, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो ऊर्जा होती है। क्या होती है कार्य करने में सक्षम वस्तु में? ऊर्जा होती है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तने हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है और बारूद में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? दोस्तों, बाइनरी संख्या प्रणाली का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। 100101 जो है ये बाइनरी संख्या प्रणाली का क्या है? उदाहरण है। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए 100101 जो है संख्या बाइनरी संख्या पद्धति है, क्योंकि बाइनरी संख्या पद्धति में
केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में क्या किया जाता है, केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। दोस्तों हमसे संवेग पूछा है और हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के। द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 80 है और वेग कितना है, 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इस मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल जो है ना, ये आधा बाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आधा बाइट। आधा बाइट जो है ये निब्बल कहलाता है। दोस्तों आधा बाइट, 4 बीट को एक निब्बल कहते हैं, 8 बीट को एक बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो ये सभी आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया था, इसके तहत इसे टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया है, स्थापित किया गया था। किसे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है। दोस्तों अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में जो गलत कथन है वो हमको बताना है। कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण जो है, ये जो है अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में क्या है, गलत है। नियमित निकासी ड्रिल ये संबंधित है। आग उपकरण की रखरखाव और जांच ये भी क्या है, प्रबंधन प्रणाली के तत्व है। और कर्मचारी प्रशिक्षण ये भी अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आता है। दोस्तों अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम निम्न तत्व से संबंधित है। पहला, नियमित निकासी ड्रिल होना चाहिए। आग उपकरण की रखरखाव और जांच होना चाहिए समय समय पे। और कर्मचारी को समय समय पे क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के छुट्टी का नियमितीकरण जो है, ये अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्व के संबंध में क्या है, गलत कथन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ना, ये माउस जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। पिंटरेस्ट, ट्विटर और टम्बलर जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग से तात्पर्य ऑडियंस की बातचीत के लिए पोस्ट बनाने से है। माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट में टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, इमेज और वीडियो भी शामिल किए जा सकते हैं। ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। जबकि माउस एक क्या है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। दोस्तों बैटरी की क्षमता जो है ना, ये एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। किसमें, एम्पियर घंटे में। दोस्तों बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसे हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी जो है ना दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। दोस्तों बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और रेडियो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये किसका चिन्ह है। दोस्तों ये जो चिन्ह है, ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये हमको बताना है। बताइए ये किसका सिंबल है, तो इसे हम बोलते हैं समतलता। क्या है, समतलता। यदि इस प्रकार से सिंबल दिख जाए दोस्तों, इसे हम बोलेंगे समतलता, फ्लैटनेस। इस प्रकार से आपको सिंबल दिख जाए तो इसे बोलते हैं लंबता। और इस प्रकार से आपको सिंबल दिख जाए तो इसे बोलते हैं वृत्तीयता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक में जो है ना, कौन सा रसायन उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक कार्बोनियस फायर जैसे लकड़ी, कपड़ा व अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे विद्युत से लगे आग को नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे निकले केमिकल विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें केमिकल के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सोडा एसिड अग्निशामक में। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को डैश कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या बोलते हैं? तो पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पैच। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को पैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीवर का वह स्थिर बिंदु क्या कहलाता है जिसके चारों ओर वह घूमता है? तो दोस्तों लीवर का वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर वह घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आलम्ब। क्या बोलते हैं उसे हम? आलम्ब बोलते हैं। आलम्ब वह स्थिर बिंदु है जिस पर लीवर टिकी होती है और क्या होती है? घूमती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है अक्षय संसाधन है? तो दोस्तों वह प्राकृतिक संसाधन जो अक्षय संसाधन है वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है ये अक्षय संसाधन है। सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह कभी न खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है तथा नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? मतलब हमको शक्ति यहाँ पे बताना है। दोस्तों हमको दिया क्या गया है? विभवांतर V दिया गया है 220 वोल्ट, धारा I दी गई है 0.50 एम्पियर। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? V इंटू I के होता है। ये हमको पता है, मतलब विभवांतर इंटू धारा के। दोस्तों V का मान कितना है हमारे पास में? 220 दिया गया है। I का मान कितना है? 0.50 एम्पियर। तो इसको मैं 50/100 लिख लूँ क्या? ठीक है 50/100 कर लेता हूँ। 50 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 110 बार में। तो जो शक्ति निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 110 वाट निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों इसको हमने सॉल्व किया। अब बिना सॉल्व किए भी इसको बना सकते थे। सबसे पहले तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। क्या पास्कल होता है? क्या न्यूटन होता है? क्या जूल होता है? क्या नहीं, वाट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बिना सॉल्व किए भी हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नट तथा बोल्ट आखिरी सिरे को सुरक्षित रखते हैं कहलाते हैं। दोस्तों जो नट तथा बोल्ट आखिरी सिरे को सुरक्षित रखते हैं उसे हम बोलते हैं डोम नट। क्या बोलते हैं उसे हम? डोम नट बोलते हैं। जो नट तथा बोल्ट आखिरी सिरे को सुरक्षित रखते हैं अर्थात धुरे आदि के बाहर निकले सिरे ढकते हैं, डोम नट कहलाते हैं। इसका एक सिरा कैसा होता है? गोलाकार, तथा कैसा होता है? बंद होता है। दोस्तों जो नट आपने देखा होगा ना, ऊपर में आपने देखा होगा इस प्रकार से नजर आते हैं। आपने बोल्ट देखा होगा, तो ये जो है ना ये इसे हम बोलते हैं डोम नट। जो बोल्ट नट और बोल्ट के आखिरी सिरे को कैसे क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में भार भुजा 30 सेंटीमीटर और प्रयास भुजा 90 सेंटीमीटर है। यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बराबर होता है प्रयास भुजा डिवाइडेड बाई भार भुजा। प्रयास भुजा कितनी है दोस्तों? हमको 90 दी गई है। भार भुजा कितनी दी गई है? 30 दी गई है। तो यांत्रिक लाभ निकल के कितने आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। कितना? 3। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में 150 वॉट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत क्या होगी? तो दोस्तों हमको बताना है टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत क्या होगी।
दोस्तों टीवी सेट द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 वाट का रेटिंग वाला एक टीवी है और कितने घंटे संचालित होता है, 4 घंटे। तो हो जाएगा दैनिक ऊर्जा खपत कितने निकालेंगे, 150 इंटू 4, तो ये 600 वाट घंटे हो जाएगा टीवी का। उसी प्रकार से हम निकालेंगे विद्युत हीटर का, 1500 वाट का विद्युत हीटर है और डेली कितना चलता है, 25 मिनट के लिए, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/60, मिनट में तो घंटे में चेंज कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 शून्य शून्य, 2 से काट देते हैं 25 बार में, तो 25 25 625। तो जो टीवी है दोस्तों ये कितने ऊर्जा खपत करेगा, 600 वाट घंटे ऊर्जा खपत करेगा, और जो हीटर है दोस्तों ये कितना करेगा, 625 वाट घंटे। तो 600 वाट घंटे और 625 वाट घंटे, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A3 ड्राइंग शीट का नाप होता है दोस्तों, A3 ड्राइंग शीट का माप क्या होता है, तो ये होता है 297 mm इंटू 420 mm। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग शीट की बात करें तो ड्राइंग बनाने का कार्य ड्राइंग शीट पर किया जाता है। ड्राइंग शीट के अनुसार ही पेंसिल का चयन किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार प्रयोग में लाई गई ड्राइंग शीट निम्नवत है, कौन कौन सी होती है, A0 जिसका साइज क्या होता है 841 इंटू 1190 mm। एक फिर उसके आता था A1 का साइज क्या होता है 594 इंटू 841 mm। A2 की बात करें तो 420 इंटू 594 mm। A3 की बात करें तो 297 इंटू 420 mm। A4 की बात करें तो 210 इंटू 297 mm होता है साइज किसका, A0 A1 A2 A3 A4 का। तो ये सभी हमने आपको बता दिया है, आपको सभी की याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में प्रयास भुजा 100 सेंटीमीटर और भार भुजा 20 सेंटीमीटर है, यांत्रिक लाभ बताइए। यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ होता है प्रयास भुजा डिवाइडेड बाई भार भुजा। प्रयास भुजा कितनी है दोस्तों हमारे पास में, प्रयास भुजा है हमारे पास में 100 और भार भुजा कितनी है 20, तो 20 से काट देंगे 5 बार में, तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है। तो दोस्तों क्लाउड सैनन जो है ना, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के क्या है, प्रवर्तक है। दोस्तों क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक भी कहा जाता है, किसे, क्लाउड सैनन को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम वेग बोलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। यह एक कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को हम बोलते हैं वेग समय ग्राफ। क्या बोलते हैं इसे, हम वेग समय ग्राफ बोलते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। वेग समय ग्राफ के अनुपात में किसी पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात किया करते हैं, हम त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन dt। यहाँ पे ए क्या है, हमारा त्वरण हो जाएगा। यह है दोस्तों हमारा वेग समय ग्राफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। दोस्तों वृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु जो उपकरण हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, ट्रॉमल। दोस्तों ट्रॉमल में इस्पात की एक छड़ लगी रहती है जिसे बीम कहते हैं। बीम पर सर्फी शीर्ष होते हैं, शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं और शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट किए जाते हैं। इसके साथ समायोजन स्क्रू भी फिट रहता है और वाहक की सहायता से सूक्ष्म समायोजन कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है और इस पर माप स्टील रूल से ली जाती है। इस पर माप जो है ना स्टील रूल से ली जाती है। तो वृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण जो है उसे हम बोलते हैं ट्रॉमल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। दोस्तों संवेग की एसआई पद्धति में इकाई जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं।
वस्तु का संवेग एक ऐसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो किस प्रकार का वृक्षारोपण है दोस्तों जो रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, तो इसे हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट जो है ना, ये वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। दोस्तों शेल्टर बेल्ट की बात करें तो तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर अथवा हवा आने वाली तरफ जब पेड़ों का सजीव दीवार इस्तेमाल किया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर बेल्ट बनाने से हवा की रफ्तार खेत की ओर 60 से 80% कम हो जाती है, जिससे फसलों को न्यूनतम नुकसान होता है। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। दोस्तों जूल प्रति सेकेंड शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई है क्या, नहीं। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। वाट जो है शक्ति की इकाई है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, मतलब 1 kWh बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होता है। जबकि जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट जो है ना, ये शक्ति की क्या है, इकाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जिसे नर्व सेंटर कहा जाता है वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ना, इसे कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। दोस्तों कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच क्या करता है, तालमेल बैठाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में ठोस वस्तु का नाम बताइए। दोस्तों ये जो चित्र है इसमें इस ठोस वस्तु का नाम बताइए। क्या है दोस्तों ये, तो ये है दोस्तों हमारा घनाभ। क्या है ये, घनाभ है। दोस्तों 6 आयताकार समतल से बने ठोस को हम क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ के सभी कोण समकोण होते हैं एवं समान घनाभ में कम से कम 2 फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घनाभ के आमने सामने के फलक कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आग डैश का एक संयोजन है। दोस्तों आग जो है ना, ये ईंधन, उष्मा तथा ऑक्सीजन का एक क्या है, संयोजन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आग ईंधन, उष्मा तथा ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंक गणितीय एवं तार्किक मतलब लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। दोस्तों अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करना, जोड़ घटाव गुना भाग आदि तथा कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करना होता है। किसका कार्य, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, कौन, ALU। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, तो किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। कैलोरी हो गया, वाट सेकेंड हो गया, जूल हो गया, ये ऊष्मीय ऊर्जा की क्या है, इकाई है। दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट जो होती है ये विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं। दोस्तों एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं, ये जो है सेक्शन लाइनिंग के साथ क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। किसके साथ, सेक्शन लाइनिंग के साथ। दोस्तों एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। किसके साथ, सेक्शन लाइनिंग के साथ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको समानांतर बोल दे या श्रेणी क्रम बोल दे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी प्रतिरोध समान मान के प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है दोस्तों R/N। क्या होता है, R/N होता है। आर कितना है दोस्तों, 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो 9 ओम के 3 प्रतिरोध है और एन का मान कितना है, 3 है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यदि श्रेणी क्रम में पूछे तो एन इंटू आर आपको रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, मतलब समान मान के 3 प्रतिरोध है। तो समांतर में जब आपको बोले दोस्तों तो क्या करना है, समांतर में जब भी आपको बोले तो आपको याद रखना है R/N, ठीक है। और समान मान के प्रतिरोध हो तभी ये इसको लागू होगा। तो R/N से याद रखना है। अब देखिए 9 ओम के कितने प्रतिरोध है, N का मान 3 प्रतिरोध, तो 9 ओम तो हमको दिया गया है और N का मान कितना है, 3, तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा, 3 ओम निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार श्रेणी में बोल दे तो क्या याद रखना है आपको, N इंटू R याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से डैश बनती है। दोस्तों मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि जो है वस्तु के आकार से कैसी बनती है, तो छोटी बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब या छवि वस्तु के आकार से छोटा तथा उल्टा बनता है। मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस कहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस होता है जो मानव नेत्र में एक लेंस होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। पहला है दोस्तों, पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन में ए के होता है। दोस्तों जो प्रतिरोध होता है ना, ये लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब त्रिज्या के भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ तो अनुक्रमानुपाती दिया है, तो पहला कथन हमारा गलत। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, नहीं। पदार्थ का प्रतिरोध जो है ये तो पदार्थ की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो दोस्तों किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध हम कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड को पहचानें। दोस्तों पेंटागोनल पिरामिड हमको पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी वाला जो है ये पेंटागोनल पिरामिड है। त्रिभुजाकार पिरामिड, दोस्तों ये है हमारा त्रिभुजाकार पिरामिड। वर्गाकार पिरामिड बोले तो ये हमारा वर्ग पिरामिड हो जाएगा। पंचभुजाकार पिरामिड जिसमें 5 भुजाएं होगी, पंचभुजाकार। षटभुजाकार पिरामिड जिसमें 6 भुजाएं होंगी, षटभुजाकार पिरामिड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। घर की छत पर रखी एक ईंट स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो दोस्तों ये जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है क्या, हाँ। संपीड़ित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो दोस्तों ABCD चारों ही जो है ना, ये स्थितिज ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि कैसी है, सभी स्थितिज ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शंकु अपने क्षैतिज तल में अपने आधार पर टिकी हुई है, जिसे एक ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर अनुभाग तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके संभाग का अग्र अवलोकन का आकार होगा। दोस्तों एक शंकु अपने क्षैतिज तल में अपने आधार पर टिकी हुई है, जिसे एक ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर अनुभाग तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके संभाग का अग्र अवलोकन का जो आकार होगा वो होगा अतिपरवलय। क्या होगा, अतिपरवलय होगा। दोस्तों यदि शंकु हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित हो
तथा इसे वर्टिकल प्लेन के समांतर कटिंग प्लेन से काटा जाए तो यह प्लेन शंकु की अक्ष के भी क्या होगा, समांतर होगा। इस स्थिति में परिच्छेद एक अतिपरवलय होगा। यदि कटिंग प्लेन शंकु को वर्टिकल प्लेन के समांतर तथा शंकु को मध्य भाग से काटे तो प्राप्त परिच्छेद क्या होगा, तो प्राप्त परिच्छेद एक त्रिभुज होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। दोस्तों त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है ना, ये क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। दोस्तों प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण ए बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को कहते हैं। तो दोस्तों जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों त्रिभुज के प्रकार और परिभाषा की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो ये अधिक कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण के मान बराबर हो तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो अधिक कोण होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई इकाई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश की बात करें तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश हम कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है हमारा क्या, ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी विद्युतीय कार्य किया जाता है तो सुरक्षा मानक के रूप में कौन सा सूचना पट प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये है हमारा अत्यधिक खतरनाक। ये जो सूचना पट है इसे प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में अत्यधिक खतरनाक सूचना पट का प्रयोग हम करते हैं। किसका, अत्यधिक खतरनाक सूचना पट का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।